आर्ट ऑफ एंकरिंग। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो यहां अपनी इच्छा से आए हैं। जो अपनी इच्छा से आए हैं वो अपने लिए ताली बजा लें। जो अपनी इच्छा से आए हुए, जो किसी के कहने पे आए हैं यहां पे, वो ताली बजा लें अपने लिए। अच्छा बात सुन। जो यहां आकर के बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं वो ताली बजा लें। वाह, ये तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी ज्यादा थी। बहुत सुंदर। एंकरिंग में शुरुआत एक इन्वॉल्वमेंट के साथ होती है और ये इन्वॉल्वमेंट हम अपने दर्शकों के बीच करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। कोई भी कार्य जो हम करते हैं उस कार्य को कला बना लेना, वो हमारी एक सुंदर पहचान बन जाती है। एंकरिंग आप में से कई करते होंगे, राइट? ज्यादातर करते होंगे। कौन कौन पहले भी एंकरिंग करता रहा है या करते हैं? जरा हाथ उठाएंगे। बहुत सुंदर। किन्होंने अभी तक एंकरिंग नहीं की है? नहीं की है। और कौन कौन बहुत अच्छा एंकर बनना चाहते हैं? अच्छा हम सभी बहुत अच्छा एंकर बनना चाहते हैं, राइट? इसीलिए आज के इस सत्र में हम सभी बैठे हैं और ये जानने के लिए कि आर्ट ऑफ एंकरिंग क्या है। वास्तव में आर्ट ऑफ एंकरिंग एक ऐसी विधा जो लोगों को बांध करके रखती है। एक ऐसी विधा है जिसमें कम्युनिकेशन के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोगों का दिल जीतते हैं और उन्हें ये पता भी नहीं चलता कि कब 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे का वक्त निकल गया। जहां आप शुरुआत कर रहे होते हैं वहां से ही इस बात की एक बहुत अच्छी पकड़ हो जानी चाहिए कि दर्शक आपके साथ जुड़ गया है। एक एंकर जो है वो एंकर अपनी बात को इस रूप में रखता है कि सामने वाला उस चीज को बहुत आसानी से, सहजता से समझ सके, ग्रहण कर सके। एंकर कौन है? एक एंकर जो दर्शकों और स्टेज पर जो बैठे हुए गेस्ट हैं उनके बीच एक सेतु का कार्य करता है। इंफॉर्मेशंस जो भी हैं उन इंफॉर्मेशंस को देने का कार्य करता है और साथ ही साथ कार्यक्रम जो भी है उस कार्यक्रम को बहुत सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है। ये पूरा ही दायित्व एक एंकर के ऊपर होता है। आप कह सकते हैं कि एक ऑफिशियल होस्ट होता है किसी भी कार्यक्रम का एंकर, और साथ ही एक एंकर वो जो कार्यक्रम को संचालित करते हुए लोगों के बीच एक बहुत सुंदर कम्युनिकेशन के साथ, अपने हाव भाव के साथ जो विषय है उस विषय को ले जाता है। एंकर किसी भी कार्यक्रम का प्राण होता है, आत्मा होता है। आप विचार करें कि कोई कार्यक्रम चल रहा है और उस कार्यक्रम का कोई भी संचालन नहीं कर रहा है, वो कार्यक्रम कैसा होगा? अस्त व्यस्त होगा, राइट? अब कोई भी कार्यक्रम जो स्टेज पर चल रहा है उसको बहुत ही व्यवस्थित रूप से लोगों तक पहुंचाना, कहां से शुरुआत हो, कहां से अंत हो, और साथ ही यदि कहीं बीच में कुछ ऊपर नीचे बातें हो रही हैं उन चीजों को संभालना, ये एंकर का कार्य होता है। दायित्व ये उसका कि वो सारे ही कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचा सके। अब आप में से बहुतों ने कहा कि हम एंकर बनना चाहते हैं, एक अच्छा एंकर बनना चाहते हैं। कौन एक एंकर बन सकता है? सिंपली हम सबके अंदर एंकरिंग की क्वालिटी है। हम चाहे अनचाहे छोटे मोटे स्थानों पर भी ये कार्य करते रहते हैं। घर के भी जो कार्यक्रम होते हैं, आप घर के कार्यक्रमों को भी तो संचालित करते हैं या नहीं करते? करते हैं या नहीं करते? है ना? छोटे मोटे कार्यक्रम भी, चाहे वो शादी समारोह का छोटा सा प्रोग्राम ही क्यों ना हो या घर का कोई छोटा सा कार्यक्रम क्यों ना हो, वो हम करते रहे। अब उसे एक व्यवस्थित रूप हमें प्रदान करना है। तो जिसके अंदर चाहना है, जो ये बनना चाहता है और जो
अपने आप को जैसे इसके लिए जो काबिलियतें हैं उनमें धीरे धीरे करके अपने आप को योग्य बनाता चलता है, वो एक अच्छा एंकर बन सकता है। हम सभी अपने कार्य क्षेत्र में जहां कहीं भी हैं, खास करके अब हम ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, और ट्रेनिंग करते हुए हम सबको अपने जीवन में ये ध्येय तो रखना ही है कि ना केवल युवा सेवाओं को, लेकिन बाबा की जो अलग अलग सुंदर सेवाएं हैं उन सुंदर सेवाओं को भी हमें फलीभूत करना है। और सेंटर में कई कार्यक्रम होते रहते हैं, छोटे हों बड़े हों, उन कार्यक्रमों में यदा कदा हमें एंकरिंग की भूमिका मिलती ही रहती है। तो कैसे हम अपनी इस एंकरिंग की जो क्वालिटी है पॉलिश करें? डिफरेंट टाइप के एंकरिंग है, पहले हम उसे समझ लेते हैं। एक होता है कॉमन फॉर्मेट है जो स्टेज का एंकरिंग का, जिसमें शादी समारोह हो, किसी का जन्मदिन हो, सम्मान समारोह हो, समापन समारोह हो, किसी कार्यक्रम के उद्घाटन की बात हो, ये एक कॉमन फॉर्मेट है। कई बार इस फॉर्मेट में हम अपने आप को ठीक से ढाल नहीं पाते हैं, क्योंकि इसकी पूरी रूपरेखा हम नहीं बना पाते। हम प्रॉपरली इस कॉमन फॉर्मेट को जो स्टेज का है उसकी एक सुंदर रूपरेखा तैयार कर लें। बाबा की याद से लेकर के बाबा की याद तक जो भी कार्यक्रम हमें करने हैं, उन सारे कार्यक्रम, जो भी प्रोग्राम हमें देना है, उन सभी को एक सुंदर उसकी यदि लिस्ट बना लेते हैं तो इसमें बहुत ही सहजता हमें हो जाती है कि कैसे हम किसी भी प्रोग्राम को, जो स्टेज प्रोग्राम है, उसे आसानी से हैंडल करें। टॉक शो एक दूसरा रूप है इसका। टॉक शो आपने देखा होगा, टेलीविजन पे कई टॉक शोज होते हैं, और टॉक शो में यह होता है कि हमारे पास 2 या 3 मेहमान होते हैं, एक थीम होता है, और उस थीम पर जो हमारे गेस्ट हैं वो अपने व्यू रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, अपने अनुभव रखते हैं, और जो एंकर होता है वो उनके अनुभवों को निकालता है, उनकी बातों को और आगे बढ़ाता है। वो उन्हें काटता नहीं, लेकिन उनके अनुभवों को, उनकी बातों को निकालते हुए दर्शकों तक थीम जो रखा गया है, चाहे वो सक्सेस स्टोरी है कि आपने अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की, या फिर चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में आए, उन चैलेंजेस को आपने कैसे हैंडल किया। तो ओवरकमिंग चैलेंजेस हो सकता है, सक्सेस स्टोरी हो सकती है, या इस प्रकार का कोई थीम हो सकता है। इस थीम को एंकर आगे बढ़ाता है, उनके व्यूज लेता है, उनके अनुभव, ताकि लोगों तक पहुंचे और लोग उससे लाभान्वित हो। ये कार्य एक एंकर का होता है। उनके अंदर से जो बातें निकल रही हैं उन्हें और गहराई तक ले जाना, क्योंकि जिस प्रकार की सिचुएशन उन्होंने फेस की हुई है, संभव है वही सिचुएशन सामने वाले के पास ना भी हो, दूसरा सिचुएशन हो, तो उन सिचुएशन को कैसे सामने वाला हैंडल करे, वो भी उनके व्यूज वो लेता है। इंटरव्यू एक तीसरा प्रकार है हमारे एंकरिंग का। इसमें भी एक हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं जिनके इंटरव्यू लिए जाएं, लेकिन ज्यादातर एक का इंटरव्यू लिया जाता है, और ऐसे व्यक्ति का जो समाज में जिन्होंने कुछ कार्य किया है, जिनका नाम है, जिन्हें लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ऐसे लोगों के इंटरव्यू ज्यादा लिए जाते हैं। और इसमें भी विशेष करके उन प्रश्नों को लिया जाता है जिनके माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन के उतार चढ़ावों को जाना जा सके, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। और इसमें सफलता हमें तब मिलती है जब हम उनके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं कि ये हैं कौन, इनका बैकग्राउंड क्या रहा है, और किस प्रकार की बातें इनसे की जा सकती हैं और लोगों तक पहुंचाई जा सकती हैं। जब आप उनके बारे में थोड़ी अच्छी जानकारी ले लेते हैं तो उनसे जो चीजें लाभप्रद हो सकती हैं लोगों को, वो चीजें निकलवाई जा सकती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, जैसे हमारे यहाँ स्टूडियो में होता है, कि कभी भी कोई गेस्ट आ गए और उनका हमें इंटरव्यू लेना है। अब उनका बायोडाटा भी आपको तुरंत ही मिलता है। ऐसे में आप एक नजर डाल सकते हैं और इन जनरल जो बातें औरों के काम की हो सकती हैं, उन बातों को हम निकलवाएं उनसे।
उनके जीवन के सुंदर बातें हो सकती हैं, उतार चढ़ावों की बात हो सकती हैं, या फिर ऐसी बातें जो आज के दौर में घटित हो रही हैं, उनमें व्यक्ति कैसे अपने आप को कूल काम रख सकता है, या जिस क्षेत्र के वो हैं उस क्षेत्र से जुड़ी हुई बातों को भी लिया जा सकता है। तो अपने आप को इसके लिए भी हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी यदि जानकारी उनके बारे में हो जाए हमें, तो इंटरव्यू हमारा बहुत सफल होता है। एक चौथे प्रकार का जो हमारा एंकरिंग का रूप है वो पैनल डिस्कशन या डिबेट है। पैनल डिस्कशन में भी एक थीम, एक विषय रखा जाता है और उस एक थीम पर, एक विषय पर जो भी हमारे गेस्ट स्टेज पर हैं वो अपने अपने विचार साझा करते हैं कि भाई इस पे मेरा ये विचार है, ये विचार है, ये विचार है। और हो सकता है वहां पे लोगों के विचारों के बीच द्वंद्व भी हो जाए, संघर्ष भी हो जाए। आपने देखा होगा टेलीविजन पे आजकल यही ज्यादातर हो जाता है कि एक दूसरे से वो भिड़ जाते हैं लड़ाई झगड़े वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ एक एंकर की भूमिका ये हो जाती है कि वो सभी के व्यूज ले और स्मूथली कार्यक्रम को रन करे और एक कंक्लूजन तक पहुंचे। वो अपने विचार नहीं देता ज्यादातर, लेकिन लोगों के विचार लेते हुए एक कंक्लूजन तक या लोगों तक ये बात कि अब आप ही ये निर्णय करें कि क्या सत्य, क्या असत्य, क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पे जो गेस्ट होते हैं अपने व्यूज दे देते हैं। और पांचवें प्रकार की जो एंकरिंग है वो है मल्टी एंकर शोज। इसमें एक नहीं, 2 या 3 एंकर्स हो सकते हैं और वो किसी भी बात को लेकर के जो सामने गेस्ट बैठे हुए हैं उन बातों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। यहां इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें। जो एंकर मेरे साथ बैठा हुआ है उनके साथ यदि हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा प्रश्न कौन लेने वाला है, कौन से विषय पे कौन बात करने वाला है, तो ज्यादा सहज हो जाता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं भी हो पा रहा है तो भी एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए, क्वेश्चंस ओवरलैप ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए, और साथ ही एक दूसरे को जैसे यदि किसी से कोई कमी रह गई उस बात को कवर करते हुए आगे बढ़ा जाता है। तो ये विशेष करके 5 प्रकार की एंकरिंग है। अब जो बात मैं कह रहा था कि हम सब एक अच्छे एंकर बनने की ओर चल रहे हैं, तो किन बातों का विशेष ध्यान रखा जा सकता है? बहुत सारी बातें हो सकती हैं इनके अतिरिक्त भी, लेकिन कुछ चंद बातें। हम जो चीज देना चाहते हैं वो बहुत ही स्पष्ट हो, बहुत ही संक्षेप में हम उस चीज को दें और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से दें। यदि उसमें प्रभाव उत्पन्न हम कर सकते हैं बहुत ही संक्षिप्त चीजों में, आपने देखा होगा कि छोटी छोटी लाइनें ऐसी होती हैं जो बहुत ही प्रभावशाली होती हैं। जैसे छोटी सोच और पैर की मोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती। छोटी सी बात है लेकिन कितनी सुंदर सी है, छोटी लेकिन बहुत इफेक्टिव। यदि हम इस प्रकार की चीजें अपनी एंकरिंग में यूज करते हैं तो वो हमारा जो एंकरिंग का हिस्सा होता है वो बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। कई बार लोग ये भी कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि व्यक्ति किसी चीज के लिए सब्र नहीं करता और जब मिल जाता है तो उस चीज की कद्र नहीं करता। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें आपके पास जब होती हैं तो आप अपने एंकरिंग को बहुत ही उम्दा बना लेते हैं। इन चीजों का संकलन आप अपने पास जरूर रखें। जहां कहीं भी आपको अच्छी चीजें मिलती हैं, चाहे वो छोटी सी शायरी हो सकती है, छोटे से ऐसे प्रेरक वाक्य हो सकते हैं। जैसे नहीं, हम कई बार ये भी कहते हैं कि क्या मैं कर सकता हूं, और दूसरा इसी को कहें मैं कर सकता हूं। क्या मैं कर सकता हूं और मैं कर सकता हूं। सिंपली एक 2 प्रश्न है मेरे सामने, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है ना। या कहते हैं ना, काफी अकेला हूं, काफी अकेला हूं। और गीता दीदी कह रही अकेला काफी हूं, काफी अकेला हूं और अकेला काफी हूं। बात देखिए, शब्द सेम है लेकिन अंतर आ जाता है। इसे कहते हैं आर्टिकुलेट। यदि हम अच्छे इफेक्टिव तरीके से अपनी बातों को रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उस चीज से बंध जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो भी बात कर रहे हैं, कई बार हमारे पास संपूर्ण जानकारी नहीं भी होती।
जो स्टेज कोऑर्डिनेटर होते हैं या जो सूत्रधार हैं, एंकर हैं, उनके पास कई बार पूरी जानकारी नहीं होती। हम आगे भी आएंगे, लेकिन आप पूरी कॉन्फिडेंटली जितनी जानकारी आपके पास है उसको रखते हुए आगे बढ़ें। हाँ, वो चीजें साझा ना करें, वो चीजें ना कहें जिसकी जानकारी आपको नहीं है। जितनी जानकारी है उस जानकारी के साथ ही आप आगे बढ़िए। यदि आप कोई आंकड़ा दे देते हैं, जैसे मंच पर ही कई बार हो जाता है कि कोई कहता है कि भाई हमारे जो 60% डिजीज हैं या ज्यादा डिजीज हैं, वो जैसे हमारी एक बात आई, राइट, और तुरंत कोई एक बात और आ जाती है कि नहीं, मोर देन 80 या 90% जो डिजीजेस हैं वो साइकोसोमैटिक हैं। तो मे बी यहाँ पे दो बातें हो जाती हैं। सामने वाला खड़ा होकर के बोल सकता है नहीं नहीं, अभी अभी तो एक वक्ता ने ये कहा था, अभी आप ये कह रहे हैं। अब बहुत ही प्यार से कॉन्फिडेंट रहें उसमें। ये देखिए, लोगों के अलग अलग जो सर्वे हैं, अलग अलग सर्वे हो सकते हैं, लेकिन बात यही है कि मन से उत्पन्न रोग आज ज्यादा है, राइट। अब बहुत कॉन्फिडेंटली उस चीज को हैंडल कर लें। आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस समय डाउन ना हो जाए कि जी मैंने भी तो कहीं हो सकता है उनकी बात सही है या हो सकता है मैं सही हूं, नहीं। तो आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल ही लो ना करें, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्व रखता है कि जब आप कोई भी चीज दे रहे हैं, क्योंकि आप ही कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो सामने वाला फिर आपकी बात को रुचि से नहीं सुनता है। जो भी मैं दे रहा हूं पूरे ही अपने अंदर के आत्मविश्वास के साथ। विवेकानंद जी कहा करते थे ना कि पहले के जमाने में उसे नास्तिक कहा जाता था जो भगवान पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज के जमाने में उसे नास्तिक कहा जाता है जो खुद पर विश्वास नहीं करता है। यदि हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसीलिए पूरी तरह विश्वास के साथ हम आगे बढ़ें, और इस विश्वास को बनाए रखने में आपकी जो तैयारी है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यदि आपने अपने आप को पूरी तरह से तैयार किया हुआ है, आपकी स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी है, आप सभी लोगों की जानकारी लेकर के पहुंचे हुए हैं, ज्यादातर आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही बढ़ जाता है। और एक बार इसकी रिहर्सल भी जरूर कर लें। जो भी चीज आप करने जा रहे हैं उस चीज को एक बार रिहर्स यदि कर लिया जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए एक चीज ये भी करें आप, कुछ चीजें, जैसे हम एक अच्छे एंकर की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, एकांत में लाउडली आप अपने आप को तैयार करें। मान लीजिए आप कुछ देने जा रहे हैं, छोटा सा आपका भाषण है, वक्तव्य है, या फिर आप एंकरिंग के लिए ही जा रहे हैं। आप एकांत में थोड़ा सा कि हाँ भाई मैं कैसे बोलूंगा, कैसे मेरा स्टार्ट होगा, इन बिटवीन मैं क्या बोलूंगा। आप यदि एकांत में ही लाउडली बोल करके देखते हैं, अभ्यास करते हैं, तो भी वो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल उससे बढ़ता है। आप जैसे इंटरव्यू की बात हो रही थी या टॉक शो की बात हो रही थी, आप अपने घर के ही अपने मित्रों को कुछ एक छोटा सा ग्रुप बना करके उनका इंटरव्यू लेना शुरू कर सकते हैं। इंटरव्यू लिया और ठीक है, उन्होंने जो उत्तर दिया, उसके बाद फिर से आप प्रश्न ले रहे हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाते हैं, टॉक शो के लिए तैयार हो जाते हैं। आप वैसे ही एक्स टेम्पो की तरह अपने आप को ही होमवर्क दे दें कि कोई चीज मुझे दिखाई दे रही है, मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूं। आप उस चीज को लिख करके या बोल करके अभ्यास करें, वो भी एक आपको बहुत मदद करेगा। और जैसे मैंने कहा कि जहां कहीं से भी 2-4 चीजें आपको अच्छी अच्छी मिलती हैं, लक्ष्य रखें कि दिन में 1, 2 या 3 अच्छी बातें मैं अपने पास जरूर नोट करूं और उसे याद कर लूं। वो चीज आपको बहुत आगे बढ़ने में मदद करेगी। और इस प्रकार की जो चीजें होंगी वहां आपको, जब कार्यक्रम में आप हैं तो भी आपकी मददगार होगी। आपको इसमें एडाप्टेबल होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कोई भी सिचुएशन आई, उस सिचुएशन को हैंडल करना जो पहले से ही प्रोग्राम में नहीं था, उस चीज में होता है ना कि भाई ये कार्यक्रम आ गया, राइट, कोई गेस्ट नहीं आने वाले थे, अचानक आ गए, या फिर कोई और ऐड ऑन हो गया, तो आपने जो अपने लिए व्यवस्था बनाई हुई है उसमें उसे सेट करना अपनी समय के अनुसार, वो बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए हमें अपने आप को तैयार रखना होता है। कोई भी चीज आई, कोई परिवर्तन आया, हम स्मूथली उस चीज को रन करें, ऐसा ना लगे कि अब इस चीज को कहां सेट किया जाए। और साथ ही क्लियर कम्युनिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक एंकर की जो क्वालिटी है वो, कि जो भी बात
कह रहा है बहुत ही क्लियरली वो कम्युनिकेट करे। जो भी डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, जो भी आपको सुझाव दिए जा रहे हैं, बातें कही जा रही हैं, अनाउंसमेंट्स हैं, या जो भी परिचय भी दिया जा रहा है गेस्ट का, बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी एक क्वालिटी है एक एंकर की। इसे और रिफाइन यदि आपको करते चलना है तो क्या क्या किया जा सकता है? लगातार प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आपको एक परफेक्शन की ओर आप चलते चलते हैं। आप खुद ही महसूस करेंगे कि पहली बार जब हम मंच पर चढ़े थे, कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो एंकरिंग की बात हो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग की बात हो, तो हमारी स्थिति कैसी थी? कान लाल हो गए थे, पैर कांपने लगे थे, डायरिया हो गई थी, या हम ये सोच रहे थे कि कैसे कोई बहाना मिले, है ना, कैसे कोई बहाना मिले कि नहीं इसका पेट खराब हो गया, या फिर ये गिर गया, या इसे बुखार आ गया, या इसे सिर दर्द हो गया, या इसकी यहाँ पे कुछ ऐसी हो गई, मतलब कोई बहाना मिल जाए, हाँ, ताकि मैं इस चीज से बच जाऊं। मुझे मुझे ये नहीं करना। मुझे याद आता है शुरुआत में जब पांडव भवन में हम थे, शुरुआती दिन थे, मैं ज्ञान सरोवर गया था भट्टी के लिए, और फिर जब आना हुआ तो पता चला कि वहां पे शीघ्र वक्तव्य प्रतियोगिता में सूर्य भाई जी ने मेरा भी नाम दे दिया है। अजीत भाई को याद होगा कि वहाँ छोटे हॉल में पहले बहुत अच्छे कार्यक्रम हुआ करते थे, और प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम अलग अलग, चाहे कभी शीघ्र वक्तव्य का, कभी कुछ और का, तो वो रखा जाता था और सभी दादियां उसमें बैठती थी। मेरा भी नाम दे दिया गया था। छोटे थे तो बहुत डर लगा कि अब मैं दादियों के सामने क्या बोलूंगा, या मधुबन के इतने सारे वरिष्ठ हैं उनके सामने मैं क्या बोलूंगा। तो मैं भाग नहीं लिया, लेकिन वहां से भाग लिया। लगा कि कोई मुझे देख लेगा तो मुझे पकड़ के ले जाएगा कि चलो तुम्हारा भी नाम है, तुमको भी बोलना है। मैं भाग लिया, बहुत तेजी से भाग रहा था नकी लेक की तरफ, ताकि मैं पहाड़ी की तरफ चला जाऊं, और जब कार्यक्रम पूरा हो जाए उसके बाद मैं आऊंगा, तब तो कोई पूछने वाला होगा नहीं, राइट। भाग रहा था, लेकिन बाबा की सुंदर प्रेरणा हुई कि नहीं, हाँ, तुम्हें करना है। और जैसे आज की मुरली में भी था, और बाबा लगातार हमें प्रेरित करते हैं, करावनहार तो बाबा है ना, आप जस्ट इंस्ट्रूमेंट हो। इतनी तीव्र प्रेरणा कि वापस आया, पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट आया, और उसके बाद एक यात्रा शुरू। कहने का भाव कि हमारे अंदर एक हलचल हो जाती है, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस में अपने आप को नहीं डालते हैं, तब तक ये जो एक आत्मविश्वास की बात जो हम कह रहे थे, वो आत्मविश्वास डेवलप नहीं होता। हम लगातार प्रैक्टिस करें, और जो भी हमें अवसर मिलता है उस अवसर को जरूर अवसर को जरूर झपट लें, अवसर को जाने ना दें, क्योंकि कहा जाता है सूर्योदय और अवसर एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं आते। ये रोज रोज वाली बात नहीं, लेकिन एक दिन का जो सूर्योदय है, आज का सूर्योदय तो अब दोबारा जिसने मिस किया वो तो नहीं देख सकता ना। तो हम कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस करते रहें, निखार लाते रहें, और साथ ही यदि हम स्टडी करें कुछ लोगों की, जिस फील्ड में भी हम जाना चाहते हैं, एंकरिंग की ही बात है, यदि आजकल बहुत सारी चीजें हैं, गूगल में अवेलेबल हैं, यूट्यूब में अवेलेबल हैं, जब भी आपको वक्त मिलता है आप कुछ जो अच्छे एंकर्स हैं उन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि वो किस तरह से प्रेजेंट करते हैं अपनी बातों को। जरूरी नहीं है हूबहू हम उन्हें कॉपी करें, लेकिन एक आइडिया जरूर मिल जाता है कि कैसे हम अपने आप को निखार सकते हैं। ये भी एक सुंदर सा तरीका है, और अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट लाते चलना, मेरे अंदर जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करते चलना, ये भी हमारी एंकरिंग स्किल को निखारता चलेगा। रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस इवेंट में जा रहे हैं, जो हमारा ऑडियंस है, जो हमारे गेस्ट हैं, वो कैसे हैं, कौन हैं। यदि इनके बारे में हमें जानकारी होती है तो हम बहुत अच्छी तरह से अपने आप को तैयार कर पाते हैं, अपनी स्क्रिप्ट को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर पाते हैं। क्योंकि जब तक उनके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तो वो जनरलाइज हो जाता है।
लेकिन यदि आप डॉक्टर्स के बीच जा रहे हैं तो आपको डॉक्टर्स से जुड़ी हुई कुछ बातें ले लेनी है। यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन के बीच जा रहे हैं तो आप स्पोर्ट्स पर्सन से जुड़ी हुई कुछ बातें ले लें। विद्यार्थियों के बीच जा रहे हैं तो विद्यार्थियों के बीच की बात ले लें, राइट? तो इससे आप बहुत इजीली उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यदि खिलाड़ी हैं और वहां हम मेडिकल की बात करने लगे, एजुकेशन की बात करने लगे, तो वो बात जचेगी नहीं। खिलाड़ियों से तो आप क्रिकेट की बात करना शुरू कर दें, राइट? मान लीजिए मेरे जीवन में 1 बॉल, 2 बॉल या 3 बॉल, इस पे आप बिट हो गए। पहली बॉल में बिट हो गए, दूसरी बॉल में बिट हो गए, तीसरी बॉल में बिट हो गए, अब चौथी बॉल में, हाँ जी, छक्का। अरुण भाई जी कह रहे हैं चौथी बॉल में छक्का। अब दो चीजें हो सकती हैं, एक ये कि मैं नर्वस हो जाऊं, हाँ, कि लगातार ये फास्ट बॉलिंग करते हुए मुझे बिट कर रहा है और चौथी बॉल में कहीं मैं आउट ना हो जाऊं। मैं नर्वस होकर के हो सकता है मैं आउट हो जाऊं, लेकिन यदि मैं ये ठान लूं कि नहीं, अब चौथी बॉल में तो छक्का ही लगाना है, बाउंड्री के बाहर ही पहुंचाना है, मैं भी कम नहीं हूं, तो निश्चित रूप से चौथे बॉल पे छक्का या चौका तो लगेगा ही लगेगा। कहने का भाव ये है कि यदि आप जिनके बीच हैं उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो वो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना, और आप उनके साथ जुड़ जाएंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, ये हमारे बीच का ही व्यक्ति है। एक एंकर जितना आसानी से सामने वाले के साथ जुड़ जाता है वही उसकी सफलता होती है, और तभी कार्यक्रम भी संपूर्ण रूप से सफल होता है और हमारा जो डिलीवरी है वो भी बहुत ही एनर्जेटिक हो। इस बात का भी हम बहुत जरूर ध्यान रखें हर एक की। अब एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा कि ठीक है, ये सारी चीजें हमारे बीच हमारे पास हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन संभव है कि कई बार जब हम शुरुआत कर रहे हैं या आज हम जहां पे हैं ये चीजें हमारे अंदर थोड़ी कम हो। हमें लगता हो कि नहीं, मेरा स्टाइल, कईयों को आपने देखा होगा कि उनका अपना एक स्टाइल होता है, राइट? मतलब बहुत ही स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इस प्रकार के होते हैं कि उनका बहुत ही एक ही फ्लो में चलता है। या जैसे उनमें वो उतार चढ़ाव वाली बात या बहुत ज्यादा वेरिएशन लाने वाली बात नहीं होती। इन केस यदि ऐसा नहीं है तो आप ये ना सोचें कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस वाली बात नहीं है। हर एक अपनी क्वालिटी को, जो आपकी क्वालिटी है उस क्वालिटी में और ज्यादा गहरे, कल गीता दीदी हमारी कह रहे थे ना कि एक ही चीज को जितनी गहराई में आप उतरते जाएंगे वही आपकी सुंदर पहचान बन जाएगी। तो आप उस चीज को भी अपनी पहचान बना सकते हैं और साथ ही इन चीजों को डेवलप भी कर सकते हैं। तो हम अपने एनर्जी लेवल को स्वयं भी बनाए रखें और साथ ही साथ अपने सामने जो हमारे दर्शक हैं उनके साथ भी वो चीज हमारी बनी रहे, ये बहुत 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 आवश्यक है। बीच में जहां पे आप देखते हैं कि भाई उनके साथ हमारा एक वार्तालाप नहीं हो पा रहा है या बहुत शांति से बैठे हुए हैं, तो वहां पे कोई ना कोई चीज हम ले सकते हैं, कोई भी एक चीज। अब जैसे कहा कि एक मान लीजिए आप एक पर्यावरण की चर्चा हो रही है, ठीक है, कहीं पे बारिश नहीं हुई है। अब आप ये कहें कि चलिए बारिश नहीं हुई है, क्या हम बारिश का आनंद लेना चाहते हैं और क्या हम बारिश होता हुआ महसूस करना चाहते हैं? क्रिएट द रेन। तो आप वो सब कहेंगे हाँ हाँ, क्योंकि पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हैं कि हाँ हम बारिश चाहते हैं और बारिश का आनंद लेना चाहते हैं, तो चलिए हम बारिश का आनंद लेते हैं, राइट? कैसे करेंगे? करेंगे थोड़ी देर। चलिए अपने दोनों हाथ मेघा रे, ऐसे ये बहुत सुंदर है। जो आपके अंदर, जैसे अरुण भाई जी ने अभी कहा, बहुत बहुत सुंदर सी बात है, जो आपके अंदर आर्ट है गीत का, अरुण भाई जी बहुत अच्छा गीत गाते हैं, आप गीत गाएं, गीत गवाएं। यदि आप डांस करना जानते हैं, ठीक है, हम लोग तो नहीं वाइट ड्रेस में, लेकिन फिर भी बाहर के कोई ऐसे ओकेजन हैं और हमारे जो बाहर जॉब करने वाले भाई हैं वो चाहें तो डांस के साथ भी, और डांस भी स्मूथ भी हो सकते हैं, फरिश्तों के भी डांस होते हैं, वैसे डांस भी करा करके उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्रिएट द रेन कैसे करेंगे? अपने दोनों हाथों को रब करें, दोनों हाथों को रब करें, जोर से रब करेंगे, रब करें, रब करें, रब करें। अब लेफ्ट जो हैंड है उस पे पहली उंगली से टैप करेंगे,
3 उंगली, 4 उंगली, अपनी जांघों पे टैप करेंगे, लेफ्ट राइट दोनों, तेज, कितनी तेज बारिश हुई, राइट? घनघोर वर्षा। एक बार ताली बजा लिया आप लोगों ने, वर्षा का आह्वान कर लिया, राइट? मेरे एक हाथ में माइक था, अदरवाइज हाँ जी, छाते नहीं है, इसीलिए बारिश को हमने रोका। नहीं, बहुत अच्छा, आप तुरंत ही उस चीज को कनेक्ट कर ले कि हाँ छाता नहीं लाए हैं, इसीलिए हमने हाँ थोड़ा सा आप लोगों को अनुभव कराया। तो ऐसे हम उनके साथ तुरंत ही कोई एक्टिविटी के थ्रू कनेक्ट कर लें स्वयं को। प्री प्रिपरेशन फॉर प्रेजेंटेशन आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग ऑफ द इवेंट आप अपनी स्क्रिप्ट तैयार करें। 1 घंटे का वक्त है, 1 घंटे के हिसाब से हम अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर लें। उसमें आपको आगे पीछे अपने पास एक्स्ट्रा लाइंस रखनी है, एक्स्ट्रा बातें भी रखनी है। जिन चीज़ों में जहाँ कहीं भी आपको एडजस्ट करना है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है स्क्रिप्टिंग, कि आप अच्छी तरह से, जैसे कहा कि एक कॉमन यदि आपका इवेंट है, स्टेज इवेंट है, उसके लिए ऊपर से लेके नीचे तक आपके पास पूरा उसका फ्लो होना चाहिए कि कौन सी बात कहाँ है, कहाँ दीप प्रज्वलन है, कब स्पीकर बोलने वाले हैं, कहाँ स्वागत होने वाला है, स्वागत डांस कहाँ पे है, कहाँ आशीर्वचन है, और कितना कितना वक्त इन्हें देने वाले हैं। यदि उसमें पहले से ही आप, जब आप तैयार कर रहे हैं तो उसमें यदि आप टाइम दे देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप अपनी स्क्रिप्टिंग में वर्ड्स का बहुत ध्यान रखें, शब्दों का, कि हमारे जो शब्द हैं बहुत ही रिस्पेक्टफुल हों, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही विनम्रता से भरे हुए मीठे वर्ड जो बाबा कहते हैं, जो सभी को प्रिय हो। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो जो शब्द किसी को तकलीफ देने वाले हों, किसी कम्युनिटी से जुड़े हुए, या हम ऐसे रखें अपने शब्दों को जो सबके लिए यूनिवर्सल हो। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हमारे शब्द भी वैसे ही हों। थीम के अनुसार हमारी स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए। जैसे हमारी बात हुई अलग अलग लोगों के बीच जब आप जा रहे हैं, कोशिश आपकी वही रहे कि थीम के अनुसार, अब थीम ये भी कि जैसे अब सम्मान समारोह है तो सम्मान समारोह के अनुसार हमारी टोटल स्क्रिप्टिंग हो सकती है। यदि आप इनॉग्रेशन में हैं, यदि आप क्लोजिंग में हैं, उसके अनुसार, किसी का बर्थडे है उसके अनुसार, या किसी अदर इवेंट के अनुसार, अलग अलग सामाजिक अन्य चीजें होती हैं, या हमारे जैसे अलग अलग विंग्स हैं, उन विंग्स के अनुसार आप अपनी स्क्रिप्टिंग रखें। लेकिन जो भी हो बहुत ही क्लियर हो, बहुत ही आर्टिकुलेट हो, वो बहुत सुंदर रहेगा कि आप अपनी बात को क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस, हमने जाना कि ऑडियंस को जानना समझना आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत जरूरी है। यदि मिक्स ऑडियंस है, एक बात हुई कि चलिए एक पर्टिकुलर वर्ग है जिससे हम चर्चा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की बात हुई, मेडिकल की बात हुई, विद्यार्थियों की बात हुई, लेकिन यदि मिक्स है तो फिर हमें मिक्स बातें ही, जनरल बातें ही जो सबके काम की है, उन बातों को अपने स्क्रिप्ट में शामिल करना होगा। लोगों के साथ जो हमारी वार्ता हो रही है उस वार्ता में शामिल करना होगा, क्योंकि हैं तो अल्टीमेटली सभी, अल्टीमेटली सभी की आवश्यकता एक ही है। फिर अपनी थीम को हम उसी के अनुसार रखें, चाहे वो सुख है, शांति है, सफलता है, जीवन में आगे बढ़ना है, क्या किया जाए, उन बातों को हम अपनी स्क्रिप्टिंग में शामिल कर सकते हैं। लेकिन ऑडियंस को जानना बहुत बहुत आवश्यक है। स्टेज पर जाने से पहले एक प्रायर प्रिपरेशन बहुत जरूरी होती है। वो सारी चीजें, मान लीजिए वैसे तो हमारे कार्य बटे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी एक एंकर यदि चाहता है कि वो पूरी तरह से स्टेज पर स्मूथली अपने कार्यक्रम को रन करें, उसके लिए सब चीजों को व्यवस्थित रूप से पहले ही आकर के देख ले, पहले ही।
और उसकी व्यवस्था कर ले। जैसे पहले मैं आया तो वैसे हॉल में कोई नहीं था, इसीलिए मुझे कोई मिला नहीं कि अब किस मैं वर्णिका बहन को ढूंढने लगा कि वो हैं कहाँ बहन जी जो पीपीटी सेट करे और बाकी चीजें भी। तो कोई हो ना, तो कई बार हमारे कार्यक्रम डिले हो सकते हैं या फिर कई बार हम खुद ही पैनिक हो सकते हैं। हम इसीलिए पहले से ही एक बार सब चीज़ों को देख लें कि सब चीज़ें व्यवस्थित हैं या नहीं है। पोडियम की बात है, टेबल, चेयर्स, जो भी हमारे गेस्ट हैं उनके अनुसार म्यूजिक ठीक ठीक है या नहीं है, माइक ठीक कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है, जो भी हमारा बैकड्रॉप है या हमारा प्रेजेंटेशन ठीक ठीक है, तैयार है, कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। साथ ही अन्य चीज़ें जो हमारे स्टेज के पीछे की चीजें होती हैं, जो गुलदस्ते देने हैं या तिलक लगाना है या उन्हें शॉल ओढ़ाना है, क्या चीजें हैं जो दी जाने वाली है स्टेज पर, वो सारी चीजें आप पहले से यदि देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। अन्यथा आप अनाउंस कर देते हैं कि अब सारी हमारे जो गेस्ट हैं उनका पुष्प गुच्छों से स्वागत किया जाएगा, लेकिन उस दिन पुष्प गुच्छ है ही नहीं वो बाजार से लेने के लिए चले गए तो फिर क्या हाँ, वो वाली भी बात, जैसे भाई साहब ने कहा, आप बहुत ही लाइटली उस चीज को हैंडल कर सकते हैं कि बगीचे में, हाँ, बगीचे में सुंदर सुंदर पुष्प हैं, उन पुष्पों को लेने के लिए भेजा है आया नहीं या उन पुष्प गुच्छों की व्यवस्था की जा रही है, तब तक शब्दों से स्वागत करेंगे हमारे यहाँ आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी, जो कि बहुत ही मीठे हैं, मधुर हैं। हम इस प्रकार से, तो यहां पे सिचुएशन को हैंडल कर लेना यह अनुभव से आता है, ये अनुभव से आता है। जैसे गीता दीदी ने कहा, अरुण भाई साहब ने कहा, आप सब भी अनुभवी हैं, तो ये अनुभव से आप चीजों को बहुत ही लाइटली हैंडल कर लें जब ये चीजें ना हो। मैंने कहा कि ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप पहले से यदि सब देख लेते हैं, आपके कैंडल्स रेडी हैं कि नहीं हैं, आपकी कैंडल लाइटिंग भी वहां पे होनी है, तो ये सारी चीजें आप देख लेते हैं तो आपका कार्यक्रम बहुत ही स्मूथली चलता है। इसके अलावा हम जल्दी से इन पॉइंट्स को देख लें। जैसे प्रेजेंटेशन रिलेटेड जो अन्य एस्पेक्ट्स हैं, जितना डिफरेंट फील्ड्स की हमारे पास नॉलेज होती है, उतना ही आप विविधता ला सकते हैं अपनी एंकरिंग में। और अलग अलग लोगों के साथ जब आप एंकरिंग करते हैं, अलग अलग मंचों पर करते हैं, तो आपको संपूर्ण सफलता मिलती है। इसीलिए अध्ययन करने की, चिंतन करने की, लिखने की एक अच्छे एंकर में आदत होनी ही चाहिए। जहां भी आपको अच्छी बातें भी दिख रही हैं, जिस फील्ड की दिख रही हैं, उस फील्ड की आप जरूर नोट करके रखें। अलग अलग जो सुंदर जानकारियां हैं, जैसे कल भी आपको जानकारी मिल रही थी, आज भी परीक्षा मित्र में शाम से आपको अच्छी जानकारियां मिलेंगी। जैसे गीता दीदी ही कल जो जानकारी दे रही थी डॉक्टर दीपक चोपड़ा जी की, है वो मेडिकल की बात, लेकिन ये बात हम सब के लिए कितनी जरूरी और आवश्यक है। अब जब कभी भी आप मेडिकल के लोगों के साथ बैठेंगे और इस बात की चर्चा करेंगे तो आप तुरंत कनेक्ट हो जाएंगे उनके साथ, राइट। इसीलिए हमें डिफरेंट फील्ड की ऐसी जो बेसिक बातें हैं, बहुत ज्यादा वास्ट नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो चीजें उनके साथ हमें कनेक्ट कर दें, उन चीजों को हम जरूर अपने पास रखें। अच्छा, एबिलिटी टू मल्टीटास्किंग ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एंकर को, जैसे कहा कि मंच के पीछे भी भाई गुलदस्ते तैयार हैं या नहीं हैं, दीप तैयार हैं या नहीं हैं, वो भी देखना है। अच्छा, मंच पे भी जो गेस्ट बैठे हुए हैं वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आगे आपको रिलेट करना है उनकी बात को अपनी बात से और अगले स्पीकर के साथ। और साथ ही हमारे जो ऑडियंस हैं, वो ऑडियंस भी ठीक ठीक सब सुन रहे हैं या अपने मोबाइल पे लग गए हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये मल्टीटास्किंग वाली जो चीज है, ये एक एंकर के पास होनी चाहिए कि सब चीजों को देखते हुए उन सबको साथ लेकर के चल सके। अपने लैंग्वेज पर, भाषा पर एक अच्छी पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। आप यदि अच्छी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, बीच में कुछ जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, या फिर अपनी जो भी कहावतें हैं, मुहावरे हैं, समय अनुसार उन चीज़ों का यदि आप प्रयोग करते हैं, तो आपकी एंकरिंग में और भी सुंदर चार चांद लग जाते हैं।
आपका ड्रेसिंग सेंस, खैर हम सबका ड्रेसिंग तो एक जैसा ही रहेगा, हम जहाँ कहीं भी जाएंगे। फिर भी जैसे मैंने कहा कि कुछ जैसे हमारे युवा भाई हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स पर जाते हैं तो ज़रूर जैसे कोटी आदि है, उन चीज़ों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो और भी ज़्यादा उसमें उभर करके आता है, तो वो यूज़ किया जा सकता है। आप देख ले इवेंट कैसा है। जैसे कल भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो रही थी तो उसमें ड्रेस की बात आई थी। जैसा ओकेजन है उसके अनुसार आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। हम सबका वैसे जैसे कहा एक जैसा है, फिर भी जहां आपको आवश्यकता लगती है उसके अनुसार आप इसमें थोड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। एक इंगेजिंग ओपनिंग का होना बहुत बहुत आवश्यक है कि जैसे ही आप एक शुरुआत करते हैं तो आप तुरंत ही उनके साथ अपने आप को कैसे कनेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम मंच पर आने के बाद हम शुरू करते हैं। कोशिश ये भी की जा सकती है अलग अलग, जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट इसमें भी कर सकते हैं कि आप जब मंच पर नहीं भी आए हैं तो मंच के पीछे से ही शुरुआत कर सकते हैं कि अब ये सुंदर सा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, तो अब बिल्कुल भी तैयार हो जाइए, आप बाहर के लिए दिल थाम के बैठे हैं, या बस ये कार्यक्रम की शुरुआत आगाज हम करने जा रहे हैं। आप चाहें तो नंबर्स भी काउंट डाउन कर सकते हैं, 5 4 3 2 एंड 1, और उसके बाद आप एक एंट्री ले सकते हैं कुछ प्रोग्राम के निमित्त, और साथ ही कुछ सुंदर से शब्द बोलते हुए आप मंच पर आकर के उसके बाद अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। ये भी किया जा सकता है। हम लोगों की जो ज्यादातर प्रारूप है कार्यक्रम की, बाबा की याद के साथ हम शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ एक सुंदर डिविनिटी की बात है, लेकिन अन्य स्थानों पर कहीं आपको ऐसा लगता है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंगेज हो जाता है, ऑडियंस जो है हमारे साथ इंगेज हो जाता है, और या फिर बाबा की याद के पश्चात लोगों का अभिवादन करते हुए फिर हम एक आइस ब्रेकर से शुरू कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न उनको दे करके, जैसे कहा कि आप में से कौन अपनी इच्छा से आए हैं और कौन, हाँ, तो ये एक हो सकता है, या कोई एक प्रश्न दिया जा सकता है उनको, या फिर हम क्लैपिंग भी करा सकते हैं। जैसे गेस्ट जब बोल रहे हैं अलग अलग प्रकार की क्लैपिंग भी हो सकती है। जैसे एक कॉमन सी क्लैपिंग जो हम लोग कराते हैं वो कौन सी है, कौन सी, जो उनसे कराया जा सकता है बीच में किसी गेस्ट के बोलने के साथ भी, और साथ ही कब किसी और चीज में। 1 2, एक बार करेंगे, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। ये एक सुंदर सी क्लैपिंग की स्टाइल, या अदर स्टाइल्स भी हम निकाल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। कुछ और भी आइस ब्रेकर्स हो सकते हैं, उनसे एक शुरुआत की जा सकती है। दर्शकों के बीच यदि जाया जा सकता है तो अपना माइक लेके दर्शकों के बीच जाकर के भी उनके साथ बातचीत की जा सकती है, किसी एक के साथ, ताकि सभी लोग उस चीज को देखें और उसके साथ उसमें एक सुंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाए। यदि वॉइस मॉड्यूलेशन हो, बहुत जरूरी है कि यदि हम उसमें थोड़ा सा अपनी बोल में उतार चढ़ाव ला सकें तो वो भी बहुत अच्छा होता है। जैसे शुरुआत आप इसी हाई स्पीच से कर सकते हैं, जैसे नहीं, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वनक्कम, आप सभी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, मैं हूं आपका दोस्त फला। इस रूप में आप शुरुआत कर सकते हैं। यहां हम अपना परिचय ना भी दें तो भी हम इस रूप में एक शुरुआत करें, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, आप आए हैं यहाँ, ये हमारा सौभाग्य है, स्वागत करता हूं आपका। आज रविवार है, आप सभी का दिल से स्वागत बारंबार है, बारंबार है, बारंबार है। ऐसे कुछ शब्द, ऐसी कुछ सुंदर कविताएं, इनसे यदि आप शुरुआत करते हैं लोग तुरंत ही आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो हमारी जो ओपनिंग है इंगेजिंग हो, और साथ ही अपने शब्दों में उतार चढ़ाव यहां भी लाया जा सकता है। एक कार्यक्रम के बाद दूसरा जो कार्यक्रम है बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन हो, इस बात का भी हम बहुत ध्यान रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है बॉडी लैंग्वेज का। जब आप बोल रहे हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखें। आप देख रहे हैं चित्र, या तो हम बहुत ही दब्बू से खड़े हुए होते हैं, या फिर एकदम हाथ बांध कर खड़े हुए होते हैं, तो वो सामने वाला भी देख करके वो समझ जाता है कि नहीं, कुछ मजा सा नहीं आ रहा है। जितना आप मतलब अपने आप को खोलते हैं, अभी खैर पीपीटी के कारण मैं भी बैठा हूं, अदरवाइज आप जितना अपने आप को ओपन अप करते हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, मूव करने की यदि आपके पास स्पेस है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग में तो हम ये देते ही हैं, लेकिन जितना आप अपने आप को जैसे फ्री कर सकते हैं, अपने हाथों के मूवमेंट हैं, अपने हाव भाव हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन जितना हो सके, हाँ, ऐसा भी ना लगे कि ये तो एक्सरसाइज करने
लेकिन हाँ, एक लगे कि हाँ वो चीज कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है लोगों के साथ, हम सबको। और उसके साथ साथ जो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम अपने गेस्चर से, अपने हाव भाव से, अपने आई कांटेक्ट से अपने मन के भावों को, अपनी बातों को उन तक पहुंचाएं। और स्पिरिचुअली तो हम ये जानते ही हैं कि जितने हम अपने वाइब्रेशंस के थ्रू लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं वो ज्यादा कार्य करता है। ये सब चीजें तो हम लास्ट में उस चीज पे आएंगे ही, लेकिन ये भी चीजें जो हैं लोगों के लिए शुरुआती दौर में बहुत महत्व रखते हैं कि हम अपने बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें। अब एक जो महत्वपूर्ण सी बात आती है वो ये कि नर्वसनेस, यदि आप में नर्वसनेस है, कैसे उस चीज को हैंडल करें। जैसे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाई अभी हम स्टेज पर जाने का हमारा अभ्यास नहीं है या एंकरिंग का अभ्यास नहीं है, कैसे नर्वसनेस को ठीक किया जा सकता है। एक बार अपनी टॉपिक के बारे में हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको अपनी टॉपिक के बारे में है और जितना अच्छी तरह आपने उसे तैयार किया है, तो आप 75% कंप्लीटली ओके मंच पर बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस देने के लिए। इसीलिए अपने टॉपिक को अच्छी तरह से जानना, समझना, उसका अध्ययन करना, उसकी तैयारी करना। आप जैसे कहा, आप चाहे हमारे साहित्य हैं उनकी मदद लें, सीनियर्स की मदद लें, अपनी फ्रेंड्स की मदद लें, जैसे भी हो शुरुआती दौर में आप इनके माध्यम से अपने टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझ लें और साथ ही उसे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी कर लें समय के अनुसार आप अपने विषय को कैसे प्रेजेंट करना है, कहाँ ऑडियो कहाँ विजुअल यूज करना है, कौन सी बात कहाँ करनी है। यदि उसे बहुत अच्छी तरह से आपने व्यवस्थित रखा हुआ है तो भी आप अपनी नर्वसनेस को जीत लेते हैं, क्योंकि बात वहां बिगड़ती है जहां कौन सी चीज कहां कहनी है, आगे की बात पीछे ना हो जाए। राइट, जैसे कोई कमेंट्री दे रहा था, नहीं, शुरुआत में कोई बहन बैठी मंच पर, उन्हें बिठा दिया गया, कमेंट्री दे रही है कि मैं आंखों से देखने वाली, मुख से बोलने वाली, नहीं मुख से सुनने वाली और कान से बोलने वाली एक चैतन्य आत्मा हो। तो और जैसे ही फिर नेक्स्ट पल उसे एहसास हुआ कि यार ये कुछ गलत हो गया, मुख से तो नहीं सुना जाता या कानों से नहीं बोला जाता, तुरंत हम नर्वस हो गए थे। ऐसे में पैनिक ना हो, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन गलती को तुरंत ही कवर अप कर लेना बहुत बहुत आवश्यक है। अच्छा, जैसे कहा प्रैक्टिस एंड देन प्रैक्टिस सम मोर, बहुत आवश्यक। जितना अपनी विषय को हमने लिख करके प्रैक्टिस कर लिया है, बोलकर प्रैक्टिस कर लिया है, प्रेजेंटेशन के समय या मंच पर जाते समय आपको बहुत मदद करेगा। अच्छा, जैसे बात आई कि यदि आप कहीं स्टक हो जाते हैं, राइट, तो ऐसा ना करें कि आप जैसे ना उस चीज में वहीं पे रुक जाएं, जस्ट कंटिन्यू करें। मान लीजिए आपने ये बोल दिया कि भाई चलो कानों से बोलने वाले, लेकिन फिर आगे की चीजें तो अच्छी हो सकती हैं ना, आप स्टक मत होइए, चलिए वहां हो गया, नर्वस होने की बजाय चौथी बॉल पे छक्का, है ना। चलिए, एक बॉल गई, दो बॉल गई, तीसरी बॉल मिस हुई या फिर बिट हुए, लेकिन चौथी बॉल तो मैं बहुत अच्छी से खेलूं। तो आगे जो चीज है प्रोग्राम, उसको उस बात के कारण आप डिस्टर्ब ना होने दें, आप कंटिन्यू करें जो आपकी सुंदर तैयारी है उसके अनुसार, क्योंकि सभी लोग जानते हैं जो सामने भी बैठे हैं कि व्यक्ति से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो होती है। अच्छा, इसमें यदि कोई बात आपने रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दी है, देखिए एक बात का बहुत हमें ध्यान रखना है, जो हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं उनकी बायोडेटा को आप बहुत अच्छी तरह से देख लें, उसमें से 2, 3, 4 चीजें जो आपको मेंशन करनी है वो आप निकाल लें, उसमें गलती ना करें। क्योंकि नाम यदि गलत बोला जाता है, उनका डिजिग्नेशन यदि गलत बोला जाता है, तो वो बहुत ही रॉन्ग इंप्रेशन देता है। और वो जो गेस्ट हैं आपके, वो गेस्ट बोलने से पहले आपको घूरते हुए जाएंगे। मान लीजिए कोई अग्रवाल हैं, राइट, और अग्रवाल को आपने लोहारीवाल बोल दिया या केजरीवाल बोल दिया, तो वो तो पहले ही निराश हो जाएंगे ना कि बताओ, मैं इतना तैयारी करके आया हूं, भाषण करने के लिए आया हूं, इतना बड़ा गेस्ट हूं, पूरी दुनिया मुझे जानती है, और इनको ये भी नहीं पता है कि मेरा
नाम क्या है। तो नाम में गलती ना करें। और साथ ही डेजिग्नेशन में आपको याद होगा, राजस्थान वालों को भी याद होगा कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आए हुए थे, हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं भजन लाल जी शर्मा, उनके ओथ समारोह में अब जो एंकर था वो एंकर अनाउंस कर रहा था कि हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद मोदी जी का जो रिएक्शन था सीएम, पीएम से सीधा सीएम। तो ये यदि डेजिग्नेशन आपने किसी का गलत बोल दिया तो फिर वहां पे चीजों को संभालना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए पहले होमवर्क हम जरूर कर लें कि जो हमारे गेस्ट हैं, जो कार्यक्रम चल रहा है, वो सब चीजें व्यवस्थित सुचारू। भले आप लंबा चौड़ा मत बोलिए, नाम प्रॉपर बोलें, उनके एक दो या तीन चीजें बोल दे, दो ही चीजें बोलें उनकी उपलब्धियों की, लेकिन वो गलत ना हो, ये आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना है। जैसे एक बार मैं ही मन संचालन कर रहा था, हमारे किसी साथी ने आके बोल दिया कि ये जो आए हुए हैं ये महाराणा प्रताप के वंश के हैं। अब मैंने भी बहुत जोश के साथ बोल दिया कि महाराणा प्रताप जी ये थे वो थे और आज उनके वंश के जो वो हैं वो हमारे बीच आए हुए हैं। तो अब वो उधर से गुजरते हुए पोडियम में बाद में गए, पहले उन्होंने मेरे कान में बोला, मैं महाराणा वंश से नहीं, मैं जयपुर वंश से। तो जो बात है ना, उसे सॉरी कहना ये भी जरूरी है। उनसे भी मैंने सॉरी कही और फिर बाद में अपनी बात को, तो बहुत ही प्यार से, शालीनता से आप उस बात को फिर ठीक कर लें। जो गलत इंफॉर्मेशन दे दी गई है उसे करेक्ट करना भी एंकर का काम है। ऐसा नहीं क्योंकि आपने तो बोल दिया, अब मीडिया में भी वो चीज जाएगी, सामने वाले तक भी वो इंफॉर्मेशन चली गई, इसीलिए आपको उसे करेक्ट करना बहुत जरूरी है। साथ ही जो भी चीजें आप दे रहे हैं पहले से आप तैयार रहें। आप अपने सुंदर सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना, अपने स्वमान में रहना बहुत बहुत जरूरी है। और साथ ही यदि कोई इंफॉर्मेशन सामने वाला चाहता है, आपके पास फिलहाल नहीं है, बहुत प्यार से कहें कि बहुत जल्दी हम आपको ये इंफॉर्मेशन देंगे, और फिर आप पीछे से बैक स्टेज से उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली लेकर के सामने वाले को कन्वे करें। लेकिन कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन, कोई भी वो बात जो हमें पता नहीं है, उस चीज को हम कन्वे ना करें, क्योंकि ये चीज हमारे लिए माइनस हो जाती है। आप फर्म रहें कि आप स्टेज पर हैं, आप जो बात दे रहे हैं वो बात कंप्लीटली ओके होनी चाहिए, टू दी पॉइंट होनी चाहिए। जैसे कहा कि जो चीजें क्लियर हैं वही चीजें व्यक्ति को अच्छी लगती हैं। अच्छा, चैलेंजेस फॉर एंकर है कि तुरंत ही जो चीजें आ जाती हैं ये ज्यादातर एक जैसी चीजें हैं। तुरंत ही यदि कोई बात आती है स्टेज पर, मान लीजिए कोई गेस्ट ऐड हो गए, कोई डांस ऐड हो गया, कोई एक्टिविटी ऐड हो गई, उस चीज को बहुत ही कूल और काम रहते हुए आपको एक्सेप्ट करना है और उसको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करना है। कई बार सामने वाले जो दर्शक हैं या सुन रहे हैं, आपको श्रोता हैं, वो श्रोता मान लीजिए खड़े हो जाते हैं और कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, तो वहां भी आपको कूल काम रहना है। कई बार उन्हें इग्नोर कर देना अच्छा रहता है ताकि हमारे जो अदर वॉलंटियर्स हैं उनको संभाल लें, राइट। आप पैनिक ना हो जाएं, वो वहां से चिल्ला रहे हैं और आप यहां मंच से चिल्लाना शुरू कर दें कि तुम कौन होते हो, मैं देख लूंगा तुमको, तुम बैठ जाओ, तुम ये हो वो हो, आदि आदि। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। मंच शालीनता सिखाता है और यहां से हमें शालीनता का ही प्रदर्शन करना है। हमारे दूसरे वॉलंटियर्स उन्हें देख लेंगे। आपने देखा है ना कि जब बाबा की सभा में भी है ना, कोई जोर से चिल्लाना शुरू कर देते थे तो सभी लोग मुड़कर देखना शुरू कर देते थे ना? और बाबा क्या कहते थे? बाबा या तो हाँ कुछ बोलते नहीं थे या कभी बोला भी तो भी बहुत एक लाइन में, ठीक है, हाँ यहां ध्यान दो। तो हम भी इस बात का ध्यान दें और जो भी चीजें ऊपर नीचे होनी भी हैं उन चीजों को बहुत ही शालीनता से स्मूथली हम कवर अप कर लें।
एंगेजिंग द ऑडियंस, इसमें हम प्रश्न उत्तर करते हुए साथ ही साथ हमारे जो भी श्रोता हैं उनके साथ कोई एक्टिविटी करते हुए उनको हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। कोई भी ह्यूमर है वो ह्यूमर भी बहुत वाइजली दिया जा सकता है, जैसे कल साइंटिस्ट की बात हुई थी, तो वैसे ही ओकेजन के अनुसार आप बहुत ही सिंपली कोई भी ह्यूमर दे सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को। जैसे मान लीजिए क्रोध की बात हो रही है, क्रोध छोड़ने की बात हो रही है कि क्रोध हमें छोड़ देना चाहिए। आप कह सकते हैं कि एक सभा में मैं ऐसे ही बात कर रहा था, मैंने कहा कि क्रोध हमें छोड़ देनी चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा, क्रोध की बात हो या सिगरेट की बात हो या शराब की बात हो, आप किसी भी एक चीज को ले सकते हैं। तो एक व्यक्ति कौन कौन प्रतिज्ञा करता है कि आज से मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, शराब छोड़ दूंगा? किसी ने हाथ नहीं उठाया, एक व्यक्ति ने हाथ उठाया है। और मैंने कहा कि जोरदार इनके लिए तालियां बजाइए। सबने जोरदार तालियां बजाई। मैंने उनको खड़ा भी किया और खड़ा करके पूछा कि इन लोगों ने साहस नहीं किया, आपने कैसे साहस किया कि आप सिगरेट और शराब छोड़ सकते हैं? बात विदेश की थी। उसने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 35 बार पहले भी प्रतिज्ञा कर चुका हूं। मैं 35 बार इसे छोड़ चुका हूं, ये मेरा 36वां बार है। तो आप बहुत ही जो विषय चल रहा है उस विषय के अनुसार बहुत ही वाइजली किसी ह्यूमर को ऐड कर सकते हैं। और हाँ, ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हाँ एक ह्यूमर भी है, राइट? सबने कहा होगा कि हमारी तालियां वापस करो, राइट? तो इंटरैक्टिव जो भी चीजें हैं, प्रोप्स हो सकती हैं, ऑडियो विजुअल हो सकता है, दर्शकों के बीच जाकर बात किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि टाइम कितना है, उसके अनुसार आप इस बात को कर सकते हैं। वक्त मेरा भी हो रहा है। एंगेजिंग द ऑडियंस में अन्य बातों को भी आप देख सकते हैं, बहुत संक्षेप में है। एक लोगों का की प्रशंसा करना, ऑडियंस की प्रशंसा करना, अपने स्पीकर्स की प्रशंसा करना, जो बात वो कह रहे हैं उन बातों को लेकर के, ये भी लोगों के अंदर उत्साह बनाए रखता है कि मैंने ऐसा ऑडियंस और कहीं नहीं देखा जो इतनी शांति से इन बातों को सुन रहा है, अपने अंदर आत्मसात कर रहा है। एक बार अपने लिए ही जोरदार तालियां बजा लें तो सभी जो हमारी ऑडियंस है एंगेज हो जाता है इन चीजों को। क्योंकि प्रशंसा वाली बात कल भी हो रही थी, अप्रिशिएट करें जो भी बात हो रही है मंच पर, जो हमारे स्पीकर्स बोल रहे हैं, और साथ ही साथ अपने ऑडियंस को भी फीडबैक जरूर लें, लोगों के फीडबैक, और साथ ही जो आपके अपने बैठे हुए हैं उनके यदि आप फीडबैक लेते हैं तो आप में इंप्रूवमेंट की बहुत अच्छी संभावना रहती है। और ये हम सबको करना ही चाहिए। आत्ममुग्धता नहीं होनी चाहिए कि मैंने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि देखिए कोई भी हो, कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, वो कंप्लीट परफेक्ट नहीं होता। नहीं? सुधार की गुंजाइश अंत तक रहती है। वो कहते हैं ना कि तब व्यक्ति का सीखना बंद हो जाता है, ग्रोथ करना बंद हो जाता है जब वो सीखना बंद कर देता है। इसीलिए हम कितने भी उम्र दराज हो गए हैं, कितने भी वर्ष हम इस फील्ड में हो गए हैं, लेकिन हम सीखते रहें, लोगों के फीडबैक लें और उसके अनुसार अपने आप को इंप्रूव करते चलें। लास्ट में कंक्लूड प्रोग्राम में जरूर आप करें, जो भी की पॉइंट्स आई हुई हैं उन की पॉइंट्स को एक बार आप रिवाइज कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा कि ये बातें आज के सुंदर जो मंथन हुआ है, उस मंथन से, विचार सागर मंथन कह लें या सागर मंथन कहें, तो उसमें से कई चीजें निकली थी। आज अमृत निकल करके जो आया है वो अमृत ये है। कंक्लूड वो करते हुए कुछ अच्छे शब्दों के साथ हम सबका दिल से धन्यवाद करें। चाहे ये धन्यवाद के लिए हमारे पास अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन अन्य जो एंकरिंग के हम लोगों ने टाइप्स देखें उसमें ये होता नहीं, वो एंकर को ही फिर शुक्रिया अदा करना होता है। तो वहाँ पे हम शुक्रिया भी उनका दिल से अदा करें, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है। लास्टली एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, वो ये कि हम अपने आप को पर्सनली जैसे तैयार जरूर कर लें इस चीज को लेकर के कि मैं जो करूंगा वो बेहतरीन होगा। और ये तब होता है जब हम बाबा के साथ बैठते हैं। कई बार हम अपने अंदर वो विश्वास नहीं पैदा कर पा रहे होते कि मैं बड़े मंच पर नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, आप छोटे से शुरुआत करें, और जैसे हमारी आज चर्चा हुई, आप बहुत ही जैसे ना बेस से 2-4 को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के शुरुआत करें। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर पैदा होता है ना, वो बाबा से ही होता है।
इसीलिए बाबा को याद करें, चाहे कार्यक्रम से पूर्व हो, कार्यक्रम के दरमियान हो या कार्यक्रम के पश्चात, वो तो हम करते ही हैं कार्यक्रम में, लेकिन बाबा को साथ लेकर के ही हम वहाँ जाएं। जो बाबा कहते हैं कि स्टेज पर जाने से पहले अपनी स्टेज तैयार कर लो। और नथिंग न्यू, मैं तो करोड़ों बार ये कर चुका हूँ ना, आज भी बस मुझे रिपीट ही तो करना है। ये ज्ञान की सुंदर बात हमें बहुत शक्तिशाली बना देता है, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा कर देता है। और तुम अकेले थोड़ी हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, करन करावन हार तो मैं हूं। ये बातें जब हम बाबा के पास बैठते हैं, हमारे लिए बहुत स्पिरिचुअली हमें अपलिफ्ट करता है। तो दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने बहुत प्यार से, ध्यान से आज के सत्र को सुना, मुझे सुना, और निश्चित रूप से आप लाभान्वित हुए होंगे, ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसीलिए एक बार दिल से आज के इस ओकेजन के लिए, अपने लिए और साथ ही परमात्मा पिता के लिए एक बार जोरदार जरूर तालियां बजा लें। दिल से बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और एंड करने से पहले, जैसे गीता दीदी ने एक बात कही थी, मैं उस टीम को भी जरूर चाहूंगा कि जो हमारे आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और आर्ट ऑफ एंकरिंग की जो टीम थी, वक्त हमें कम मिला, 1-1.5 मास का ही वक्त मिला, उसमें प्रॉपरली नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की जानी हैं और अन्य बातों को भी। तो मैं चाहूँगा कि एक बार वो टीम खड़ी हो जाए जो आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और एंकरिंग में थे। कौन कौन थे इस ग्रुप में? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भाई। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी, जिन्होंने बहुत प्यार से परिश्रम किया है और इन बातों को तैयार किया है। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।